हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर मैथ्स क्लास। आई होप आप लोगों को कल का टॉपिक जो है रेशोज वाला वो समझ आ गया होगा, बिकॉज मुझे किसी बच्चे का उसके रिलेटेड कोई डाउट नहीं आया। तो आई थिंक आई कैन एज्यूम कि दैट इज़ वेरी मच क्लियर टू यू ऑल। तो आज हम चलते हैं अपने क्लासरूम में फिर से नए टॉपिक के साथ, दैट इज प्रोपोर्शंस। एंड आज का टॉपिक भी जो है वो बहुत हल्का फुल्का होने वाला है। एंड आप लोगों को ये टॉपिक पढ़ के ऐसा लगेगा कि यार मैथ से तो हम ऐसे डरते रहते थे। दैट इज प्रोपोर्शंस। ठीक है, अब मैं स्टार्ट करती हूँ इस टॉपिक को। देखो, प्रोपोर्शन क्या होता है, इसका सिंपल सी एक डेफिनेशन है। ये कहता है इक्वालिटी बिटवीन टू और मोर रेशोज। इसको हम बोलते हैं प्रोपोर्शन। जैसे इसको मैं रिप्रेजेंट कैसे करूंगी, मान लीजिए मेरी एक रेशो है A/B, एक रेशो है C/D, एंड जब मैंने इनके बीच में एक इक्वल टू साइन डाल दिया तो इस शक्ल को हम बोलते हैं प्रोपोर्शन। अब इसमें एक नोटिस करने वाली बात कौन सी है, मैंने क्या लिखा है, इक्वालिटी बिटवीन टू और मोर रेशोज। अब रेशो तो ये है ना, तो इसका मतलब इसकी एक क्वालिटी है कि ये जो एक रेशो है, कल हमने पढ़ा था ना कि इनके जो यूनिट है वो सेम होना चाहिए। मतलब अगर ऊपर रुपीज है तो नीचे भी रुपीज होना चाहिए, आर्स है तो आर्स होना चाहिए। तो इसका मतलब ये जो कंडीशन है ये एक रेशो के ऊपर सेट बैठती है। मतलब अगर मैं बोलूं कि मेरे पास कह लो कि 10 टॉफीज हैं, ठीक है, एंड दूसरे बंदे के पास 100 टॉफीज हैं। 10 टॉफीज की कॉस्ट थी ₹10, 100 की हो गई 100, क्योंकि 1 रुपये के हिसाब से। ठीक है, तो अब आप देखो क्या कंडीशन फुलफिल हुई है। जब मैंने फर्स्ट रेशो उठाई है A/B, तो मैंने टॉफीज उठाई हैं। C/D मैंने रुपीज उठाए हैं। कहने का मतलब सारी टॉफीज हो ये जरूरी नहीं है, सारे रुपीज हो ये जरूरी नहीं है। जरूरी सिर्फ क्या है, जो एक रेशो है वो अपनी दुनिया में अपनी कंडीशन को सेटिस्फाई कर रही होनी चाहिए। ठीक हो गया। तो दिस इज अ सिंपल डेफिनेशन ऑफ प्रोपोर्शंस। अगर मैं A/B C/D अपॉन E अपॉन F ऐसा लिखती जाऊं तो हम इसको क्या बोल देंगे, दिस इज अ कॉन्टिन्यूड प्रोपोर्शन। कल आपको याद है, मैं आपको कल का टॉपिक याद करवाती रहूंगी। कल हमने बोला था अगर A/B एक रेशो है और साथ में मैं C भी डाल दूं और D भी डाल दूं तो हम इसको क्या बोलते थे, कॉन्टिन्यूड रेशो। अब शक्ल क्या बन गई है, A/B, एंड प्रोपोर्शन को ना हम बिंदियों में ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, 2 बिंदियां इकट्ठी डाल देते हैं, C/D, ये बन जाती है आपकी प्रोपोर्शन। ठीक हो गया, तो इसके 2 रिप्रेजेंटेटिव हो गए। अब हम प्रोपोर्शंस की आज प्रॉपर्टीज पढ़ने वाले हैं, बहुत बहुत सिंपल हैं। स्टार्ट करते हैं। देखो, अगर मैं ऐसे लिखूं कि A, B, C, D आर इन प्रोपोर्शन, तो आप क्या समझोगे कि ये लिखा कैसे गया है। A मेरी फर्स्ट टर्म कहलाई जाएगी, B मेरी सेकंड टर्म, C मेरी थर्ड टर्म, D मेरी फोर्थ टर्म। कल भी हमने पढ़ा था कि जो रेशियो होती है उसका ऑर्डर बहुत मैटर करता है कि A/B लिखना है कि B/A लिखना है ना। तो सिमिलरली प्रोपोर्शन में भी ये चीज बहुत मैटर करती है कि टर्म का नंबर कौन सा है। अब जैसे मैंने लिखा A/B/C/D आर इन प्रोपोर्शन, तो पढ़ने में फ्लो कैसे जाएगा, फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म। और जो इसको मैं रिप्रेजेंट करूंगी वो ऐसे करूंगी, फर्स्ट टर्म अपॉन सेकेंड टर्म, फिर आ गया थर्ड अपॉन फोर। ठीक हो गया, तो हम इसको ऐसे लिखेंगे। अब ये याद रखना आप, ये फर्स्ट टर्म भी बोलते हैं हम इसको, फर्स्ट प्रोपोर्शनल भी बोलते हैं। ठीक है, फर्स्ट प्रोपोर्शनल, सेकंड प्रोपोर्शनल, थर्ड प्रोपोर्शनल, फोर्थ प्रोपोर्शनल। ओके जी। अब प्रॉपर्टीज की बात करूं मैं अगर, तो देखो आपने बचपन में पढ़ा था कि जब इक्वालिटी साइन होता है ना, ऐसी शक्ल होती है, तो हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, उल्टा पुल्टा ऐसे कर सकते हैं। तो इट मीन्स ये क्या बन जाएगा, A/D इज इक्वल टू B/C। ठीक है, अब नोटिस करो ये A और D, इनकी जगह क्या है, आउटस्कर्ट्स में है। ठीक है, बाहर वाली साइड है, तो बाहर वाली साइड को हम क्या बोलते हैं, एक्सट्रीम्स। एंड B एंड C जो है वो अंदर छुप कर बैठे हैं, दे आर वेरी मीन। ठीक है, तो हम इनको क्या बोलते हैं, मीन्स।
ओके तो यहां से हमारी एक प्रॉपर्टी निकल के आती है, हम इसको कैसे बोलते होते हैं, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। ओके जी, तो दिस इज योर फर्स्ट क्वालिटी ऑफ प्रोपोर्शंस कि जो एक्सट्रीम पे होते हैं उनको मल्टीप्लाई कर दो और जो मीन्स होते हैं उनको मल्टीप्लाई कर दो, तो यू विल बी गेटिंग द सेम आंसर। ठीक है, अब मैं इसके टिपिकल प्रॉपर्टीज पे चलती हूँ नंबर 1 2 3 4 करके। अब सबसे एक और इम्पॉर्टेंट बात देखो, अगर आपको वो क्वेश्चन बोले कि ए बी एंड सी आर इन प्रोपोर्शन, अब मैंने 4 नहीं लिखे, मैंने 3 लिखे हैं, तो इट मीन्स 3 टर्म्स आर इन प्रोपोर्शन, राइट। तब इसको प्रोपोर्शन में रिप्रेजेंट कैसे करूंगी। अब देखो ए बी सी, तो मैं पहले तो इसको फर्स्ट सेकंड थर्ड ही मानूंगी ना, 3 नंबर्स हो गए, तो मैं इसको ऐसे लिखूंगी ए अपॉन बी इज इक्वल टू, अब बी सी का रिश्ता तो बी के साथ ही बनेगा, तो बी अपॉन सी। अब जब मैं इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगी तो आप देखो ये क्या बन जाएगा, बी बी से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये बन जाएगा बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी। एंड अगर मैं इसको और अच्छे से लिखना चाहूं तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकती हूँ, b इज इक्वल टू, अब यहाँ पर स्क्वायर है, दूसरी साइड ये जाकर हमेशा क्या बन जाता है, अंडर रूट। ठीक है, कल मैंने आपको बताया था ना कि जब अंडर रूट होता है तो हम इसको हटाने के लिए स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स का स्टेप करते हैं। तो एक बार इमेजिन करके देखो, अगर इसकी पावर 1/2 है और मैं स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स कर दूं तो अंडर रूट हट जाएगा और b की पावर जो है वो 2 बन जाएगी। तो इस शक्ल को, कल हमने इस शक्ल से ये शक्ल बनाई थी, आज हम ये शक्ल से ये शक्ल बना रहे हैं। ठीक है, अब इसको हम टेक्निकली क्या बोलते हैं, हम ऐसे बोलते हैं b इज द मीन proportional between A and C। ठीक है, क्योंकि अब आपके पास क्वेश्चन आएंगे वो आपको 3 टर्म्स बोलेगा और बोलेगा इसका मीन प्रोपोर्शनल निकालो, तो 3 टर्म्स को आप समझ जाना कि वो ऐसे रिप्रेजेंट हुए हैं। एंड अगर आपको ये सीधा नहीं पता चलता तो सीधा देखो a is to b is equal to b is to c, फिर आपका b स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी, तो b की वैल्यू आ जाएगी। ठीक हो गया, तो दिस वाज योर 3 टर्म्स आर इन प्रोपोर्शन। ओके, अब आती है नेक्स्ट प्रॉपर्टी। अब प्रॉपर्टीज जो है मैं इनको एक एग्जांपल के साथ आपको एक्सप्लेन करती हूँ। मान लीजिए मेरे पास 2 रेशियोज हैं, a अपॉन b है 4/6, c अपॉन d है मान लीजिए 2/3। ठीक है, एंड मैंने आपको प्रोपोर्शन बोला, तो प्रोपोर्शन का मतलब क्या है, a अपॉन b इज इक्वल टू c अपॉन d। मैंने एग्जांपल वैसे ली है, अब आप और करके देखो, 4/6 इज इक्वल टू 2/3, तो है ना, कटिंग के बाद ये भी तो 2/3 बनना है। ठीक हो गया, अब प्रॉपर्टी नंबर 1, सबसे पहले प्रॉपर्टी हम पढ़ने वाले हैं, दैट इज इनवर्टेंडो। ये क्या होती है, देखो एंडो एंडो लगेगा साथ में कि जितनी भी मैं प्रॉपर्टीज आपको करवाने वाली हूँ, इन्वर्टेंडो होगी, डेंडो, सब ट्रेंडो, जितनी भी होगी एंडो एंडो लगी जाएगा। तो आपने सिर्फ फर्स्ट वर्ड देखना है, इन्वर्ट एंडो। ठीक है, इन्वर्ट करना है। अब मैंने आपको कल बताया था इनवर्स रेशो हमने पढ़ी थी, इनवर्स रेशो में हम क्या करते थे, रिवर्स कर देते थे ऑर्डर को, घुमा देते थे फिगर को। तो इन्वर्टेंडो में भी हम क्या करेंगे, प्रोपोर्शन को घुमा देंगे, उल्टा कर देंगे। तो इन्वर्टेंडो का क्या मतलब हुआ कि अगर ये मेरी प्रोपोर्शन रूल कर रही है तो इसको उल्टा कर दो, तो इसका मतलब b अपॉन a शुड बी इक्वल टू d अपॉन c। लेट अस चेक, अगर मैं इस रेशो को इन्वर्ट कर दूं तो ये क्या बनेगा, 6/4 शुड बी इक्वल टू 3/2। लेट अस सी एग्जैक्टली आ रहा है, इसकी मैं कटिंग करूंगी तो ये क्या बन जाएगा, 3/2। दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ इन्वर्टेंडो। ठीक है, आगे चलें। नेक्स्ट आती है आपके पास प्रॉपर्टी दैट इज ऑल्टरनेंडो। ऑल्टरनेंडो का क्या मतलब होता है, देखो जैसे a अपॉन b इज इक्वल टू c अपॉन d। अब वो कहते हैं ऑल्टरनेट पोजीशन बदल दो, इनकी पोजीशन चेंज कर दो। ऑल्टरनेट पोजीशन मतलब मान लो मैं इसको यहाँ पर ले आऊं और इसको यहाँ पर ले आऊं, कहता तो भी आंसर आपका सेम आना चाहिए, या a और d की जगह बदल दो, एक ही बात है। कैसे, अब मेरे पास ओरिजिनल मैंने एग्जांपल में क्या लिया था, 4/6 इज इक्वल टू 2/3। अब मैं ऑल्टरनेंडो अप्लाई करके देखती हूँ। दिस इम्प्लाइज अगर मैं इसकी जगह चेंज कर दूँ और इसको इधर ले जाऊँ तो क्या बनेगा, 4/2 शुड बी इक्वल टू 6/3। लेट अस चेक, कटिंग करके यहाँ पर 2, कटिंग करके यहाँ पर भी 2 आ गया, सेम इक्वालिटी साइन प्रूव हो गया ना। दिस इज ऑल्टरनेंडो। चाहे आप इसकी जगह बदल के देख लो डी, ए और डी की, तो भी आंसर जो है वो आपका आपस में जो रेशो है वो इक्वल हो जाएगी। ओके,
थर्ड प्रॉपर्टी हमारी आती है जिसको हम बोलते हैं कॉम्पोनेंडो। कॉम्पोनेंडो। अब कॉम्पोनेंडो की प्रॉपर्टी पता है क्या कहती है? ये कहती है अगर a अपॉन बी इज इक्वल टू सी अपॉन डी है ना, तो कहता है आप चाहे चेक करके देख लेना। इसको मैं ऊपर ले जाती हूँ, ऐड करती हूँ, a प्लस बी अपॉन बी कर दो, मतलब डिनोमिनेटर को ऊपर जाके ऐड कर दो, तो देखते क्या बनता है। और इधर से अगर ये वाला स्टेप यहाँ पर लगाया है तो ये कहेगा मैं क्यों पीछे रहूं, मैं भी तो साथ ही चलूंगा, ये बन जाएगा। करे चेक, देखते हैं। a मेरा कितना था 4, b कितना था 6। अब मैंने कॉम्पोनेंडो की प्रॉपर्टी लगाई, मैंने न्यूमरेटर में जाकर 6 ऐड कर दिया। सिमिलरली 2/3 में मैंने ऊपर जाकर 3 ऐड कर दिया। चेक करें, इसका बनता है 10/6, इसका बनता है 5/3। चेक करो, कटिंग की 2 के टेबल से 3 और 5 बन गया 5/3 इक्वल टू 5/3। This is property of componendo when denominator is going up and getting added। ठीक हो गया। इसके बाद आपकी जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी आती है वो है डिविडेंडो। डिविडेंडो। अब डिविडेंडो में हमने क्या करना है, कॉम्पोनेंडो में हमने ऐड किया था, डिविडेंडो में हमें सब्ट्रैक्ट करना है। तो ये आ जाएगी आपकी सब्ट्रैक्शन की प्रॉपर्टी। ये कहता है अगर a अपॉन बी इज इक्वल टू सी अपॉन डी है ना, इसका मतलब क्या होगा, a माइनस बी अपॉन बी शुड बी इक्वल टू सी माइनस डी अपॉन डी। करके देखिए, a कितना था 4/6 माइनस 6, इधर क्या आ जाएगा 2/3 माइनस 3। तो लेट अस सी, 4 minus 6 it will be minus 2/6। this should be equal to, ये मेरी फिगर क्या चल रही थी, -1/3, -1/3। अब कटिंग करके देखो, -1/3 -1/3 प्रूव हो गया। दिस वाज डिविडेंडो। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो है दैट इज प्रॉपर्टी नंबर 5। ये क्या कहती है, ये कहती है अगर हम साइमल्टेनियसली कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो लगाते हैं तो क्या होता है। साइमल्टेनियस कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो, देखो वैसे तो इसकी प्रॉपर फॉर्मूले हैं जिससे ये डराइव हुआ है, लेकिन हमें इतने चक्कर में पढ़ने की जरूरत नहीं है। हमारा 1 मार्क का क्वेश्चन आना और बड़ी सिंपल सी चीजें हैं। ये देखो, ये क्या कहती है, ये कहती है व्हेन a अपॉन b इज इक्वल टू c अपॉन d। तो अब हम क्या करेंगे, दोनों को इकट्ठे लगाएंगे। अब इकट्ठे कैसे लगाना है, डेरिवेशन के बाद हमारे पास जो निकल के आता है कंक्लूजन वो जी है, इसमें पहले ये ऊपर जाएगा, b ऐड हो जाएगा, फिर ये घूमकर नीचे आएगा और ये बन जाएगा a माइनस बी। मैं इसको क्लास में बोलती होती हूँ कि चक्की चला दो, चक्की घुमा दो। कैसे, न्यूमरेटर को ऊपर जाकर ऐड कर दो, फिर a को नीचे ले आओ और माइनस कर दो। ठीक है, पूरा साइकिल घुमा दो। मैं रिपीट करती हूँ, a अपॉन बी था, नीचे से चक्की चलानी शुरू करो, ऊपर जाओ ऐड करो, फिर a को धक्का मार के नीचे ले आओ और माइनस कर दो। ठीक हो गया। तो इधर सिमिलरली क्या बन जाएगा, c प्लस डी अपॉन c माइनस डी। नाउ लेट अस प्रूव। a था मेरा 4, b था मेरा 6, है ना, तो ये आ जाएगा 4 प्लस 6 अपॉन 4 माइनस 6। इधर देखते हैं, यहाँ पर था 2 प्लस 3 अपॉन 2 माइनस 3। तो दिस इम्प्लाइज 10 अपॉन माइनस 2 इक्वल टू 5 अपॉन माइनस 1। कटिंग करो, फिर यहाँ पर क्या बचा, -5 इज इक्वल टू -5। प्रूव हो गया कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो। गॉट इट। चलिए आगे। अब इसके बाद जो हमारी नेक्स्ट प्रॉपर्टी आती है उसके लिए मुझे पेज और इंसर्ट करना पड़ेगा, तो हम चलते हैं नई पॉइंट की तरफ। अब मेरा ये पॉइंट नंबर आ गया 5th तो हमने कर लिया था, है ना, कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो 7th। अब हमारे पास नेक्स्ट प्रॉपर्टी आती है वो है अडेंडो, अडेंडो। ये क्या कहता है, ये कहता है अगर a अपॉन बी इज इक्वल टू सी अपॉन डी है ना, तो अडेंडो की प्रॉपर्टी क्या कहती है, कहता है कि ना आप न्यूमरेटर्स को ऐड कर दो। मैं इसके लिए ना आपको एक और प्रोपोर्शन ऐड करती हूँ, यहाँ पर आपको अच्छे से समझ आ जाएगी, e अपॉन एफ। ठीक है, तो चाहे ये ना करो वैसे भी समझ आ जाएगी। तो कहता है ऐड प्रॉपर्टी लगाओ। अब ऐड प्रॉपर्टी का क्या मतलब है, कहता है न्यूमरेटर्स को आप ऐड कर दो,
तो ये इक्वल बन जाएगा a प्लस सी प्लस ई अपॉन बी प्लस डी प्लस एफ। कहता है ये आंसर ना सेम आएगा, करके देख लेना चाहे। क्या मतलब है, मेरा a अपॉन बी क्या था 4/6, c अपॉन डी क्या था 2/3। चलो मैं दोनों पे लगाती हूँ। तो कहता है आप चेक कर लेना, न्यूमरेटर्स को ऐड कर दो तो कहता आंसर सेम आएगा। एक सेकेंड, सॉरी उसमें एरर आ गई थी, मैं फिर से कंटिन्यू करती हूँ। देखो हम कहाँ पर थे, मैं बता रही थी कि अडेंडो में अगर मैं ये एग्जांपल लूँ कि 4/6 इज इक्वल टू 2/3, मैं e बाय एफ क्रिएट नहीं करती, ऐसे समझाती हूँ आपको। तो वो कहते हैं न्यूमरेटर्स को अलग से ऐड करो, डिनोमिनेटर्स को अलग से ऐड करो और आंसर सेम आएगा। तो दिस विल बी 6/9। आप कटिंग करके देखो 2, 3 के टेबल से, तो दिस इज इक्वल टू दिस इज इक्वल टू दिस। तो ये बन गई आपकी अडेंडो की प्रॉपर्टी। ठीक हो गया। अब इसमें आपकी 2 रेशियोज हो, 3 हो, 4 हो, जितनी मर्जी हो, आप सीक्वेंस में सबको ऐड करते जाओ, आपका नेट आंसर एग्जैक्टली वही आएगा जो किसी एक रेशियो को उठाकर आप मैच कर लेना। ठीक है, तो अब हमारी नेक्स्ट प्रॉपर्टी आती है, दैट इज सबट्रेंडो। सबट्रेंडो, अब नाम से पता चल रहा होगा व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज सब्ट्रैक्ट द फिगर्स। तो ये कहता है कि अगर a बाय बी इज इक्वल टू सी बाय डी इज इक्वल टू ई बाय एफ, कॉन्टिन्यूट प्रोपोर्शन लेते जाओ चाहे, कहता है इसका आंसर वही आएगा जो a माइनस सी माइनस ई अपॉन बी माइनस डी माइनस एफ से आएगा। चेक करें, तो चलो 4/6 इज इक्वल टू 2/3 हमारा ओरिजिनल चल रहा है। अब इसमें सब ट्रेंडो लगाती हूँ मैं, तो इट विल बी 4 माइनस 2 अपॉन 6 माइनस 3, दैट विल गिव मी 2/3। मैच कर गया, दिस इज इक्वल टू दिस इज इक्वल टू दिस। दिस वॉज योर सबट्रेंडो प्रॉपर्टी। ठीक हो गया। तो विद दिस आई थिंक योर मोस्ट ऑफ द बेसिक्स आर नाउ डन। मोस्ट ऑफ द क्या हो ही गए हैं। तो अब मैं क्वेश्चंस की तरफ मूव करती हूँ, दैट इज एक्सरसाइज 1B की तरफ, एंड हम आप क्वेश्चन करते चलते हैं, एंड साथ साथ में अगर कोई चीज़ नहीं आती है, क्वेश्चन को हैंडल कैसे करना है, स्मार्ट ट्रिक्स कैसे लगाने हैं, सीखते चलते हैं। ठीक है, तो नाउ ओपन योर एक्सरसाइज 1B एंड फर्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन कहता है द फोर्थ प्रोपोर्शनल टू 4, 6, 8 इज, अब ध्यान से देखो उसने कौन सा प्रोपोर्शनल पूछा है, फोर्थ। इट मीन्स मेरी कौन सी जगह खाली है, 8 के आगे वाली खाली है, फोर्थ नंबर खाली है। अब इसको हम कैसे हैंडल करेंगे, तो मैं बोलूंगी प्रोपोर्शन है तो इट मीन्स 4/6 विल बी इक्वल टू 8/4 नंबर। अब मैं फोर्थ नंबर को इजी करने के लिए यहाँ पर x मान लेती हूँ। ठीक, अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, तो इट विल बी 4x इज इक्वल टू 8 इंटू 6, तो x विल बी इक्वल टू 8 इंटू 6/4, कटिंग कर दी 2 से, तो इट विल बी 12। तो आंसर इज योर ए ऑप्शन। ठीक हो गया, वेरी वेरी सिंपल। अब चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। अब कहते हैं द थर्ड प्रोपोर्शनल टू दिस इज, अब 2 नंबर दिए हैं और थर्ड प्रोपोर्शनल पूछा है। अब इट मीन्स ये मेरा प्रोपोर्शन जो है वो 3 नंबर्स का है। कहने का क्या मतलब हुआ, ये मेरी सीन ऐसे बनेगा, ये फर्स्ट टर्म, ये सेकंड टर्म, क्योंकि थर्ड टर्म एम्प्टी है, तो फर्स्ट अपॉन सेकंड, सेकंड अपॉन थर्ड, थर्ड को मैंने x ले लिया, इसमें फोर्थ नंबर ऑप्शन में नहीं है। तो what will be the answer? Now let's see. तो it will be 12x is equal to 18 into 18. तो x will be equal to 18 into 18 by 12. अब आप इसकी कटिंग करके देखो, ये जा रहा है 3 के टेबल से, 4 ज़ा 12, 6 ज़ा 18, फिर 2, 3, फिर 2 कट गया 9, तो 9 3 ज़ा 27। तो आंसर इज बी ऑप्शन। सिर्फ आपको नंबर पहचानना है, आपसे उसने कौन सा पूछा है, एंड फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ नंबर की पोजीशन के हिसाब से आपको उनका प्रोपोर्शन क्रिएट करना है। ठीक हो गया। अब चलते हैं आगे थर्ड क्वेश्चन की तरफ। थर्ड कहता है मीन प्रोपोर्शनल बिटवीन 25 एंड 81 इज, अब देखो ध्यान से, मीन प्रोपोर्शनल पूछा है, दैट मीन्स 3 नंबर्स होंगे, क्योंकि 3 नंबर्स में मीन प्रोपोर्शनल वर्ड यूज होता है। तो दैट मीन्स 25/b विल बी इक्वल टू b/81। आप सिंपल भी कर सकते हो कि आपको पता है कि इन बिटवीन वाला नंबर b है जो आपसे पूछा गया है, तो b² इज इक्वल टू a इंटू सी, राइट।
तो b विल बी अंडर रूट ऑफ 25 इंटू 81। आप चाहो तो सीधा कैलकुलेटर से उठा के कर लो, या आपको वैसे अगर याद है कि मल्टीप्लाई साइन है, इसको अलग कर देते हैं। तो 25 का अंडर रूट 5, 81 का अंडर रूट 9, तो ये आ जाएगा 45। ओके जी, क्लियर। चलिए आगे। अब इसको देखो, कहता है द नंबर, इसकी वर्डिंग देखो, द नंबर which has the same ratio to 26 that 6 has to 13 is। अब वर्डिंग के हिसाब से मेरा कौन सा नंबर मिसिंग है? वो कहता है वो नंबर ढूंढो जिसकी सेम रेशियो बनती है 26 के साथ, जो 6 की बनती है 13 के साथ। तो मुझे इट मीन्स ये वाला नंबर निकालना है। अब इसको देखो, वो नंबर जिसके रेशियो 26 के साथ वो बनती है, जो 6 की 13 के साथ बनती है, राइट। तो अब इसको सॉल्व करते हैं। तो इट विल बी 13x इज इक्वल टू 6 इंटू 26, x विल बी इक्वल टू 6 इंटू 26 बाई 13, तो दिस इज 2 एंड आंसर इज 12। तो एज पर द सोल्यूशन गिवन माई ऑप्शन विल बी नन ऑफ दिस, क्योंकि फाइनल आंसर इसका क्या है? 12। गॉट इट। तो वर्डिंग के हिसाब से हमें x कहाँ पर फिट करना है ये आपको क्लियर हो गया होगा। अब चलते हैं आगे। ये कहता है फोर्थ प्रोपोर्शनल टू दिस इज। अब फोर्थ नंबर खाली है, तो मैं इसको फटाफट से लिख लेती हूँ। इट मीन्स फर्स्ट अपॉन सेकेंड एंड थर्ड अपॉन फोर्थ। ओके जी, तो मुझे x निकालना है। तो x विल बी इक्वल टू c इंटू ए स्क्वायर अपॉन 2a। अब ये इसकी कटिंग देखो, ये एक a है, ये 2a है, तो इसका मैंने पावर काट कर 1 बना दिया यहाँ पर, ठीक है। तो मेरे पास क्या बचा? AC बाय 2। तो AC बाय 2, दिस इज माय फर्स्ट ऑप्शन। क्लियर। चलो अब आते हैं सिक्स्थ नंबर पे। कहते हैं इफ 4 नंबर्स 1/2 अपॉन 1/3 इज इक्वल टू 1/5 अपॉन 1/x, तो कहता कि x की वैल्यू निकालो। अब ये देखो, अब मेरे लिए ये एक नंबर है, ये एक नंबर है, ये एक नंबर है और ये एक नंबर है, तो सीधा पहले मैं क्रॉस मल्टीप्लाई रूल लगाती हूँ। तो उसमें मेरा क्या निकल के आएगा? 1/2 इंटू 1/x विल बी इक्वल टू 1/5 इंटू 1/3। ठीक हो गया। अब ये क्या बन जाएगा? अब आप देखो, मैंने 1/x निकालना है ना, मतलब 1/x मैंने अकेला करना है, तो ये 2 ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो इट विल बी 2/15। ठीक है। अब मुझे किसकी वैल्यू निकालनी थी? x की। अगर आप ध्यान से सोचो तो पहले तो मैं या तो इसको क्या कर सकती हूँ, मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करके x निकाल सकती हूँ, या फिर यहाँ पर मैं एक और स्मार्ट टेक्निक लगा सकती हूँ, मैं इनवर्टेंडो लगा सकती हूँ। इनवर्टेंडो क्या करेगा? रिवर्स कर देगा। वो 1/x को क्या बना देगा? x/1। तो x/1 क्या होता है? x। तो अगर मैं इनवर्टेंडो लगाऊं तो सीधा मुझे पता चल जाएगा कि इसका आंसर आ जाएगा 15/2। अदरवाइज नहीं आपको स्ट्राइक करता, कोई बात नहीं, क्रॉस मल्टीप्लाई रूल तो है ही है ना। तो वो कहेगा 2x इज इक्वल टू 15 इंटू 1, x विल बी इक्वल टू 15/2। तो दिस इज योर आंसर। ठीक है। मतलब किसी स्टेप पे घबराना नहीं कि हाय हमें तो स्ट्राइक ही नहीं किया जी, यहाँ पर इनवर्टेंडो लग सकता था। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतने स्मार्ट बनते जाओगे। नहीं भी स्मार्टनेस क्लिक करते कोई बात नहीं, देसी तरीके तो है ही है ना हमारे पास। ये तो कह लो कि फुल प्रूफ मेथड्स हैं। ठीक है। तो स्ट्राइक कर गया तो वेल एंड गुड, ना किया तो कोई बात नहीं। ठीक, चलिए आगे। अब चलते हैं इस पे 7th क्वेश्चन। ये कहता है मीन प्रोपोर्शनल बिटवीन दिस एंड दिस इज। अब आपको पता चल गया होगा कि मीन प्रोपोर्शनल सीधा मुझे b निकालना है एंड ये 2 नंबर साइड वाले हैं, तो उन्होंने क्या बोला था? अंडर रूट ऑफ फर्स्ट नंबर एंड द थर्ड नंबर y²। ठीक हो गया। अब आप इसको सॉल्व करके देख लेते हैं हम कि इसका क्या आंसर आता है। तो 12 इंटू 27 का अंडर रूट, तो ये निकल के आएगा 18। अब x² है, तो जब अंडर रूट हटेगा तो ये अकेला एक x बार आएगा, जब y² का अंडर रूट हटेगा तो अकेला y बार आएगा। इट इज 18xy। अब ये कैसे हो जाता है ना, अगर आपको नहीं क्लैरिटी इस चीज की तो जस्ट एक दिन वेट करो, हमारा नेक्स्ट टॉपिक इंडिसेस स्टार्ट होने वाला है, जिसमें मैंने आपको यही कुछ सिखाना है कि पावर को काटते कैसे हैं, पावर क्रिएट कैसे करते हैं। तो हमारा फुल फ्लेज टॉपिक है, बिना किसी टेंशन के आराम से रिलैक्स होके बैठो,
मैं आपको समझाऊंगी, ठीक है। तो बस अभी के लिए फिलहाल ये 2 है जिसकी पावर स्क्वायर होती है, अंडर रूट वो दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट होते हैं, वो काट देते हैं एक दूसरे को, ठीक हो गया। अब चलते हैं 8th क्वेश्चन की तरफ। ये कैटेगरी बड़ी अच्छी क्वेश्चंस की कैटेगरी है एंड पेपर में मैं ऐसे क्वेश्चन एक्सपेक्ट करती हूँ। देखो ये क्या कहता है, इफ a इज इक्वल टू b बाई 2 इज इक्वल टू c बाई 5, तो कहता है a इज टू b इज टू c निकालो। अब एक मैं आपको ट्रिक बताती हूँ, ऐसी ट्रिक जिससे कोई क्वेश्चन आपका ना वो रुकेगा नहीं, वो अड़ेगा नहीं और आपको सोचना नहीं पड़ेगा भाई अब क्या करना है। ट्रिक क्या है, जैसे ही आपके पास क्वेश्चन में मोर देन 1 इक्वल टू साइन दिखे, ध्यान से मेरी बात को सुन लेना, जैसे ही आपको एक ही स्टेटमेंट में मोर देन 1 इक्वल टू साइन दिखे तो इस सारे इक्वल टूज के आगे एक और इक्वल टू आप खुद लगाना और उसको लिखना के, इसको हम के मेथड बोलते हैं, ठीक है। एक ही लाइन में मोर देन 1 इक्वल टू साइन होने चाहिए। ये बच्चे कई बार गलती कर जाते हैं, मैं बताऊंगी कैसे क्वेश्चंस में आप गलती कर जाते हो, फिर मैं आपको वहां पर बात रिपीट करूंगी कि बेटा मैंने क्या बोला था कि एक ही लाइन में मोर देन 1 इक्वल टू साइन हो तो एक मोर देन 1 इक्वल टू साइन हम खुद लगा देंगे, क्या फर्क पड़ता है, उसको हम के बराबर कर देंगे। अब हम क्या करेंगे, हम इंडिविजुअली इनको सेपरेट करेंगे। वो कैसे, अब सिर्फ ए को देखो, ए के आगे इसको देखो, तो a किसके बराबर हो गया, अकेला के। अब इसको देखो, b को देखो, b बाई 2 किसके बराबर मैंने कर दिया के, क्योंकि इक्वल है तो जिसके मर्जी इक्वल कर दूं। तो इसका मेरा टारगेट क्या है कि मैंने a b और c की सेपरेट वैल्यू निकालनी है, ठीक है। c को देखते हैं, c बाई 5 को भी मैंने किसके इक्वल कर दिया, के। तो दिस इंप्लाइज c इज इक्वल टू 5 के। अब मेरे पास इंडिविजुअल a, b और c की वैल्यू आ गई है। अब जो भी वो मुझसे पूछता है उसमें डाल दो। उसने फिलहाल मुझे सिंपली a इज टू b इज टू c पूछा है तो डाल देते हैं वैल्यूज। इसका मतलब k इज टू 2k इज टू 5k पूछा है। अब ये k कॉमन फैक्टर आ गया, अल्टीमेटली कट जाएंगे क्योंकि आपको पता है अगर मैं ऐसे बोलूं कि 10 इज टू, मान लीजिए अगर मैं बोलूं 15 इज टू 10 इज टू 5 है, कॉमन फैक्टर हम देख लेते हैं ना, तो उसको काट देते हैं तो आप बोलते हैं 3 इज टू 2 इज टू 1 बन जाएगा। तो सिमिलरली इनमें कॉमन फैक्टर क्या है, के, मल्टीप्लाई हो रहा है ना, तो के कट जाएगा, तो क्या बचा हाथ में, 1 इज टू 2 इज टू 5। ये रहा आपका आंसर, ठीक हो गया। ये क्वेश्चन बहुत अच्छी कैटेगरी के हैं। जब भी मैं फिर से रिपीट करती हूँ, एक ही लाइन में मोर देन 1 इक्वल टू साइन दिखे, एक इक्वल टू है साथ में फिर दूसरा इक्वल टू है, आप उसको तीसरा एक और डाल दो, के मान लो, हर एक जो आपको रेशियो दी हुई है उसको सेपरेट आउट कर दो एंड के की टर्म्स में रिप्रेजेंट कर दो, आपका कोई क्वेश्चन रुकेगा नहीं। इसकी वैरायटी आएगी हमारे पास, अब यही देख लो। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं इसको गुड क्वेश्चन बोलती हूँ। ये क्या कहता है, कहता है a बाई 3 इज इक्वल टू b बाई 4 इज इक्वल टू c बाई 7। जैसे मोर देन 1 इक्वल टू साइन देखा साथ ही में लिख दो के। अभी तो चाहे पढ़ो भी ना कि उसने पूछा क्या, क्योंकि सब कुछ सॉल्व हो जाना है, के मान लिया। अब सेकेंड स्टेप मेरा क्या होगा, सेपरेट आउट। तो मैं बोलूंगी a बाई 3 भी k है, तो दिस इंप्लाइज a की वैल्यू क्या हो गई, 3k, b बाई 4 भी k है, तो दिस इंप्लाइज b इज इक्वल टू 4k, c बाई 7 भी k है, तो दिस इंप्लाइज c इज इक्वल टू 7k। अब मेरे पास सब कुछ आ गया। अब जो वो पूछता है ना उस पर चलते हैं। अब वो कहता है आप इसकी वैल्यू निकालो, a प्लस बी प्लस सी बाई सी की, तो ठीक है निकाल देते हैं, 3k प्लस 4k प्लस 7k डिवाइडेड बाई 7k, तो इट विल बी 3 प्लस 4 7 7 7 14k अपॉन 7k, के कट गए, 7 एंड 14 फिर कॉमन टेबल पे चले गए 2, तो आंसर इज 2। ठीक हो गया। अब एक और चीज मैं इस क्वेश्चन में आपको बताती हूँ। अगर मैं क्वेश्चन को देखूं दिस इज इक्वल टू दिस इज इक्वल टू दिस एंड मैं इसको देखूं a प्लस बी प्लस सी, तो मुझे कुछ याद भी आ रहा है, कोई प्रॉपर्टी याद आ रही है आपको, a is by 3 is equal to b by 4 is equal to c by 7 एंड वो आपसे पूछ रहा है a प्लस बी प्लस सी अपॉन सी। न्यूमरेटर्स को नोटिस करो, कुछ लग रहा है, लग रहा है, ये अडेंडो की प्रॉपर्टी लग रही है। तो अगर मैं इसको
डिमांड को साइड पे रख दूं और यहाँ पर अडेंडो अप्लाई करूं तो ये किसके बराबर आएगा? देखो a/3 इज इक्वल टू b/4 इज इक्वल टू c/7 इज इक्वल टू a प्लस बी प्लस c/3 प्लस 4 प्लस 7। तो मेरा न्यूमरेटर तो क्रिएट हो गया ना, तो इट विल बी a प्लस बी प्लस c/14। ठीक है, अब मुझे चाहिए क्या? मुझे चाहिए a प्लस बी प्लस c/c। तो इधर से देखो अकेला कौन सी इंफॉर्मेशन मेरे काम की है, जो जिसमें अकेला c है, तो मैं इसको c/7 के अकेला इक्वालिटी साइन डालकर भी लिख सकती हूँ क्योंकि सब कुछ तो इक्वल है। अब आप देखो क्रॉस मल्टीप्लाई करो, ये इधर चला गया, ये इधर आ गया, a प्लस बी प्लस c/c की वैल्यू आपकी फिर 14/7 2 निकल के आएगी। नहीं स्ट्राइक करता कोई बात नहीं, मैं फिर से वही बोल रही हूँ, ये हमारा देसी फंडा तो है ही है ना, के मेथड। ठीक है, तो चाहे अडेंडो लगा लो चाहे के मेथड लगा लो, आंसर आपका तैयार है। ओके जी, आई होप क्लैरिटी हो गई होगी आप लोगों को। अब आगे चलते हैं। अब ये आ गया, फिर से देखो, ये कहता है P/Q इज इक्वल टू R/S इज इक्वल टू 2.5/1.5। अब वो आपसे इसकी वैल्यू पूछ रहा है, P इंटू एस अपॉन इज टू क्यू इज टू आर की। तो PS QR की वैल्यू पूछ रहा है। अब के मेथड भी हम यूज़ कर सकते हैं। अगर मैं बोलूँ कि ठीक है एक ही रूल रखना है मुझे, तो के मेथड यूज़ कर लो तो भी हो सकता है। और इससे भी सिंपल मुझे क्या स्ट्राइक कर रहा है, देखो मेरे पास इनकी ये एक वो है लेटर है एंड ये इनकी न्यूमेरिकल वैल्यू है। तो हमें पता है भी P/Q जैसा भी हो, कटिंग करने के बाद वो 2.5:1.5 के इक्वली बनना है क्योंकि इक्वालिटी है। तो मैं यहाँ पर सीधी वैल्यू भी डाल सकती हूँ। सीधी वैल्यू के क्या बनेगा, 2.5 इंटू, अब S की वैल्यू क्या है 1.5 इज टू Q की वैल्यू क्या है 1.5, R की वैल्यू क्या है 2.5। ये क्या आ जाएगा 1:1। कटिंग हो गई 2.5 1.5 2.5 1.5। आंसर इसका आ गया B। अगर मैं बोलूं कि बेटा के मेथड लगाओ तो के मेथड से क्या होगा, P, ये देखो अगर मैं बोलूं कि ये देखो पहले तो इसको देखते हैं, दिस अपॉन दिस, तो PS इज इक्वल टू QR ही बन रहा है। समझ गए, पहले क्रॉस मल्टीप्लाई रूल लगाया, PS इंटू QR, तो PS इज इक्वल टू QR। तो मुझसे वो क्या वैल्यू पूछ रहा है, PS इज टू QR। तो इट मीन्स मैं PS इज टू QR की जगह पर भी PS लिख सकती हूँ। ये फिर क्या बन जाएगा 1:1। ठीक है, चलो अब दूसरा अगर के मेथड लगाऊं मैं, तो अब के मेथड से भी देख लो, ये k/1 हो गया। अब P को मैं क्या लिख सकती हूँ, P इज इक्वल टू P/Q इज इक्वल टू K। तो ये बन गया P इज इक्वल टू QK। अब P को मैंने Q के टर्म्स में QK लिख दिया। अब सिमिलरली अगर मैं इधर से देखूं R/S, तो ये भी क्या बन जाएगा K के इक्वल, तो R इज इक्वल टू SK। तो ये आ जाएगा मेरे पास P इंटू S इज टू Q की वैल्यू मैंने क्या निकाली है, एक सेकेंड यहाँ पर करती हूँ मैं, P की वैल्यू को मैंने रिप्लेस किया था QK इंटू S रहने देती हूँ, इज टू मैंने क्या निकालना है Q इंटू, अब R की वैल्यू मैंने क्या की है SK। फिर से अब देखो ये Q कट गए, K कट गए, S कट गए, फिर से आ गया आंसर 1:1। तो एक ही क्वेश्चन को करने के मैंने आपको 3 मेथड्स बता दिए हैं, के मेथड, डायरेक्टली पुट द वैल्यू मेथड एंड वो जो आपका ऑल्टरनेटिव है, मतलब क्रॉस प्रोडक्ट रूल है वो भी। तो सब कुछ एक ही क्वेश्चन में आपका अप्लाई हो सकता है, जैसे स्ट्राइक करता है वैसे कर लो। अब 11 देखते हैं। 11 कहता है इफ x/y इज इक्वल टू z/w इज इक्वल टू 2.5/1.5। सेम क्वेश्चन है ऊपर वाला, तो आपसे वैल्यू किसकी पूछ रहा है, x प्लस z अपॉन y प्लस w की। तो
फिर से मैं बोलूंगी फर्स्ट मेथड लगा दो, ये आपके पास लेटर है, ये वैल्यू है, डायरेक्टली पुट द, जैसे हमने कल रेशियोज में नहीं किया था, ये एक रेशियो है, ये उसकी वैल्यू है, ये एक रेशियो है इंडिपेंडेंटली, ये इसकी वैल्यू है, तो जो जो आपको दिखता है उसको वैल्यूज रिप्लेस कर दो। अब मैं सिर्फ अगर इसको ना देखूं, z एंड बाय w को बीच में ना देखूं, तो मुझे क्या दिख रहा है कि x की वैल्यू क्या है 2.5, z की वैल्यू क्या है 2.5, y की वैल्यू 1.5, इसकी वैल्यू 1.5, तो ये आ जाएगा 5/3, इजीएस्ट वे। ठीक है, तो जब आपको लेटर अलग हो, न्यूमेरिकल वैल्यू अलग हो, डायरेक्टली पुट द वैल्यू। ओके जी, अब आता है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। ये कहता है 5x माइनस 3y अपॉन 5y माइनस 3x इज इक्वल टू 3/4, और वो आपसे x अपॉन y की वैल्यू पूछ रहा है। अब इसमें डायरेक्टली हम कुछ नहीं कर सकते, x बाय y की वैल्यू निकालनी है, तो सीधा क्रॉस मल्टीप्लाई करके देखते हैं। इट विल बी 4 इंटू 5x माइनस 3y, 3 5y माइनस 3x, इट विल बी 20x माइनस 12y, 15y माइनस 9x। अब ध्यान से देखना, मुझे x अपॉन y निकालना है, तो x की टर्म एक साइड, y की टर्म एक साइड कर देते हैं, तो 20x प्लस 9x इज इक्वल टू 15y प्लस 12y, तो इट इज 29x इक्वल टू 27y। अब x अपॉन y है, तो y को x के पैरों में ले जाते हैं, ये आ गया, इसको यहाँ से फ्री करके दूसरी साइड ले जाते हैं, तो इट इज 27/29। अब 29 इज अ प्राइम नंबर, इसके कोई फैक्टर्स नहीं होते, तो ना ये ना ये ना ये, चलो जी बात खत्म, आंसर इज नन ऑफ दीज। ओके, चलो अब आ गया नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप मार्क कर लीजिए, स्टार क्वेश्चन है। अब ये क्या कहता है, कहता है इफ a बाय b इज इक्वल टू 3/2, b बाय c इज इक्वल टू 3/5, एंड वो आपसे पूछता है a इज टू b इज टू c की वैल्यू। अब आपको देखकर कुछ ऐसा तो नहीं लगा कि मैम के मेथड लगा देते हैं, नहीं, के मेथड नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि ये एक इंफॉर्मेशन अलग है, ये एक अलग इंफॉर्मेशन है। हमने के मेथड कब लगाना है, जब एक ही रो में मोर देन 1 इक्वल टू साइन दिखेगा, तो यहाँ पर इसके इंडिपेंडेंट वैल्यू है, इसकी इंडिपेंडेंट वैल्यू, तो वी कांट यूज के मेथड। अब हमने क्या करना है, अब ये चीज क्या है, इसमें आप देखो कि आपको कुछ कॉमन दिख रहा है, जैसे मैंने आपको कल भी समझाया था, ए का रिश्ता बी के साथ, बी का रिश्ता सी के साथ, एंड मुझे तीनों का रिश्ता एक ही माला में पिरोना है। तो हमने क्या कल सीखा था कि कॉमन फैक्टर देखो कौन है, कॉमन बंदा दोनों में बी है, लेकिन बी तो कॉमन है, लेकिन बी की वैल्यू कॉमन नहीं है, तो हम उसको कॉमन कर देंगे। अब कॉमन करने के लिए हमने क्या सीखा था, जो इधर बी के पास है वो इधर ले जाओ, जो इधर है वो उधर ले जाओ। तो कहने का मतलब मैं a बाय बी को अब 3/2 मल्टीप्लाई बाय इधर वाले b की वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई कर दूंगी 3। अब अगर डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई होएगा तो न्यूमरेटर कहेगा मैं मेरे को क्या प्रॉब्लम है, मैं भी साथ में मल्टीप्लाई होऊंगा। एंड इधर b बाय सी क्या था, अब ये वाला b बोलेगा दूसरे वाले b की वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करो, तो 2 × 2, तो इधर आ गया a बाय बी की वैल्यू 9/6, इधर b बाय सी की वैल्यू 6/10। अब कॉमन फैक्टर कॉमन वैल्यू, नाउ आई कैन जस्ट पुट देम इन वन लाइन, तो a is to b is to c की क्या वैल्यू आ जाएगी, 9 is to 6 is to 10, तो विच इज द राइट ऑप्शन, 9 is to 6 is to 10, a is the first option। तो आपको पता चल गया के मेथड कब लगाना है एंड कब नहीं। चलो जी अब इसको देखिए, अब 14th क्या कहता है, 14 कहता है if x/2 is equal to y/3 is equal to z/7। अब जैसे ही मुझे ऐसी शक्ल दिखती है मेरे दिमाग में एक ही चीज आती है, बेटा जो मर्जी पूछे मैंने तो k के बराबर कर ही देना है एक बार तो, ठीक है। अब ये कहता है देन द वैल्यू ऑफ दिस इज, अब जो मर्जी पूछे, अब आप क्या कर सकते हो, x की वैल्यू रिप्लेस कर दो, अब बोलोगे x विल बी इक्वल टू 2k, y भी इक्वल टू 3k, z विल बी इक्वल टू 7k, जो मर्जी बनाकर दे दे आपको, किसकी वैल्यू निकालो,
जस्ट पुट द वैल्यूज के। अल्टीमेटली आप ध्यान रखना के आपके कटने चाहिए, के रहना नहीं चाहिए आपके सोल्यूशन में, तो वो कट कुट के आपका आंसर हाथ में आ जाएगा। दिस यू विल डू एट होम योरसेल्फ। आगे चलूँ, अब ये क्वेश्चन भी आई थिंक आप कर सकते हो, बिकॉज अब आपको होमवर्क की बारिश होने वाली है। x बाय वाई 2/3 है, y बाय z 4/3 है, एंड आपको x इज टू वाई इज टू z की वैल्यू निकालनी है। पता चल गया होगा क्या करना है, इसका रिश्ता इसके साथ, इसका रिश्ता इसके साथ, लेकिन जो कॉमन है वो उसकी वैल्यू कॉमन नहीं है, वैल्यू को कॉमन कर दो। अगेन दिस इज योर होमवर्क। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब आ गया 16 क्वेश्चन। देखते हैं आपको कुछ स्ट्राइक करता है। डिविजन ऑफ 750 into 3 parts in the ratio 4:5:6 is। अब ऐसे क्वेश्चंस में हम मेहनत कम करेंगे और स्मार्ट टेक्नोलॉजी ज्यादा लगाएंगे। क्या करेंगे, मैं इसमें ऑप्शंस पुट करके देख लेती हूँ। मुझे बड़ा सिंपल सा लग रहा है कि 750 को 3 पार्ट में करना है, तो पहली कंडीशन मुझे पता चल गई कि तीनों का टोटल 750 बनना चाहिए, एंड इंडिविजुअली इनका रिश्ता जो है वो 4:5:6 निकल के आना चाहिए। पहली ऑप्शन को चेक करते हैं। ये देखो, इनमें 50 कॉमन टेबल बन रहा है, तो 50 के साथ ये 4:5:6, अरे वाह ये तो बन गया। एंड चेक इट आउट कि इनका 750 टोटल बनता है, तो दिट इज 500 and 250 750। तो आंसर तो मेरे ख्याल से निकल भी आया है, ये ऑप्शन हो भी गया। ठीक है, अच्छा अब चलते हैं 17th की तरफ। दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। ये ना बचपन में आप लोगों को बड़े टफ लगते होते थे कि एजिस वाले क्वेश्चन, लेकिन इस तरीके से ये क्वेश्चंस डैम सिंपल होने वाले हैं। चलिए देखते हैं। क्वेश्चन कहता द सम ऑफ एजेस ऑफ 3 persons इज 150 years। 3 बंदे हैं, तीनों की अगर एज को ऐड करो तो उनका टोटल 150 बनता है। कहता है 10 years ago their ages were in the ratio 7:8:9, their present ages are। अब ऐसे क्वेश्चंस में हमको ध्यान क्या रखना होता है कि जो हमें पूछा गया है, मतलब जो हमारे पास ऑप्शंस अवेलेबल है वो कौन सी एज की हैं, प्रेजेंट एज की हैं या पास्ट एज की पूछी है, उसने डिपेंड करेगा। तो पहले तो हम पढ़ते हैं कि उसने प्रेजेंट एजेस, क्योंकि इसको मैंने सॉल्व नहीं करना, इसको मैंने शॉर्टकट टेक्निक लगानी है। तो पहले माइंड में ये रखते हैं कि ये जो आंसर दिए ना ये प्रेजेंट एजेस का है। अब क्वेश्चन को पढ़ते हैं। वो कहते हैं सम ऑफ द एजेस ऑफ 3 persons इज 150 years। इट मीन्स ये प्रेजेंट एज की बात ही कर रहा होगा। तो ऑप्शन ट्राई करते हैं। तो अब चेक करो, क्या मेरी फर्स्ट ऑप्शन में 45 + 50 45 + 50 + 55 डज इट कम टू बी 150? यस, इट इज कमिंग टू बी 150। ओके, अब नेक्स्ट टेस्ट लगाते हैं। कहता है 10 years ago। अब एगो क्या होता है, वंस अ टाइम अगो, पास्ट में चले जाओ। अब 10 साल पहले कहता उनकी जो एज थी ना उसकी रेशो ये थी। अब 10 साल पहले तो जिसकी आज एज 45 है, तो 10 साल पहले इसकी एज कितनी होगी, 35। 50 वाले की एज कितनी होगी, 40। 55 वाले की 45। ये आ गई 10 साल पहले की एज। अब 10 साल पहले की एज कहता रेशो थी 7:8:9। लेट अस चेक, 5 के टेबल से जा रहे हैं, 7:8:9। अरे वाह, ये तो आंसर आ भी गया। ठीक है, अब आप बाकी में टेस्ट लगाकर देख लो, ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होंगी। मैं लगाकर दिखा देती हूँ आपको। पहले इसको चेक करते हैं, बी को। 40 60 50, ठीक है 150 बन रहा है, लेकिन 10 years ago वाला टेस्ट पास कराते हैं। 10 years ago इसकी एज कितनी होगी, 30, इसकी 50, इसकी 40। बट दिस डजंट कम आउट टू बी 7:8:9। तो यहाँ से मैं पता चल गया कि दिस इज नॉट द करेक्ट आंसर। ठीक हो गया, है ना सिंपल मैथ्स, देखा बोला था ना मैंने। चलो अब 18th पे चलते हैं। कहता था नंबर्स 14 16 35 42 आर नॉट इन प्रोपोर्शन। लो जी, नई बात कर रहा है, कहता प्रोपोर्शन में नहीं है। कहता आप बताओ द फोर्थ टर्म फॉर विच दे विल बी इन प्रोपोर्शन इज। कहता फोर्थ नंबर कैसा हो जिससे ये प्रोपोर्शन में बन जाए। तो आपसे फोर्थ नंबर की रिप्लेसमेंट पूछी है उसने, तो दैट मीन्स मेरे फर्स्ट और सेकेंड का रिश्ता, थर्ड और फोर्थ का रिश्ता बनना चाहिए। तो फोर्थ मैंने अब x मान लिया, तो अब सिंपल क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, आपके पास x की वैल्यू आ जाएगी। आई थिंक नाउ यू कैन डू इट, है ना। अब आप इतने बड़े तो हो गए हो, यू कैन कर सकते हो। चलो अब चलते हैं बहुत ही हल्के फुल्के क्वेश्चन की तरफ, जो कि है 19th। ये कहता है इफ x
by y is equal to z by w implies y by x is equal to z upon w। तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? देखो हमने किया क्या, x upon y is equal to z upon w। अब बन गया y upon x, मतलब मैंने एक साइड इन्वर्ट की, दूसरी साइड भी इन्वर्ट की, तो हमने कौन सी प्रॉपर्टी लगाई? इन्वर्ट की, इन्वर्टेंडो। तो इन्वर्टेंडो तो ऑप्शन में है ही नहीं, तो आंसर इज नन ऑफ दीज। ठीक, अब आगे चलते हैं। अब कहता है P by Q, आप अपने स्टाइल में एक बार लिख लिया करो, फिर आपको पता चल जाएगा, क्योंकि ऐसे कीचे मीचे में समझ नहीं आती कि क्या लिखा हुआ है। R by S इज इक्वल टू P माइनस R अपॉन Q माइनस S। अरे वाह, ये कौन सी प्रॉपर्टी है? सबट्रेंडो की प्रॉपर्टी है, तो सबट्रेंडो ये रहा। ठीक, चलें आगे। अब चलते हैं इस पे। कहता है इफ A by B इज इक्वल टू C by D इम्प्लाइज A प्लस B अपॉन A माइनस B इज इक्वल टू C प्लस D अपॉन C माइनस D। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? प्लस माइनस, पूरी चक्की चलाई नजर आ रही है, तो दिस इज कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो। ठीक, दोनों चीजें चल गई। इसमें चलते हैं। इफ U बाय V इज इक्वल टू W बाय P, कहता देन U माइनस V, अब क्या बोल रहा है? U माइनस V अपॉन U प्लस V इज इक्वल टू W माइनस P अपॉन W प्लस P। तो कहते हैं इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे? अब ध्यान से देखो ये चीज क्या हुई है, इसमें कॉम्पोनेंट और डिविडेंडो लग रहा है, लेकिन गलत लगा है, क्योंकि ऊपर प्लस होता है, नीचे माइनस होता है, तो इन तीनों ऑप्शन खत्म, नन ऑफ दिस इज आंसर। लेकिन अगर मैं एग्जैक्टली बोलूं तो ये क्या बनता है? मेरी बात ध्यान से सुनना। आई थिंक दिस बिकम्स इन्वर्टेंडो ऑफ कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो, है ना? बना ना, इन्वर्ट कर दिया किसको? कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो को। तो ऐसे तो ऑप्शन है ही नहीं है। चलो इसके साथ मेरा आंसर यहाँ पर आ गया, नन ऑफ दीज। ओके जी। अब 23rd को देखो, 24th को देखो, 25th को देखो। मैंने यहाँ पर स्पेसिंग नहीं दी, क्योंकि इन क्वेश्चंस को देख के आपको लगेगा कि ये तो हम खुद कर सकते हैं, लग रहा है ना ऐसा? तो ये आप होमवर्क कर लोगे। ओके जी। 26th को देखो, 26 हमने अभी अभी पीछे किया, A B C 4 5 9 A प्लस B प्लस C अपॉन C। अडेंडो भी लग सकता है एंड K मेथड भी लग सकता है। यू विल डू इट योरसेल्फ। बस हम एक्सरसाइज के एंड पर पहुंच रहे हैं। अब इसको करते हैं। कहते टू नंबर्स आर इन द रेशियो 3:4। ओके, इफ 6 be added to each of the terms, the new ratio will be 4:5. The numbers are, खुद का दिमाग नहीं लगाना, सिर्फ CA बनकर चेकिंग करनी है। पहली कंडीशन 3:4, तो चेक करते हैं 14 एंड 20, क्या ये 3:4 बनते हैं? ये बनेगा 7:10 ना, ये तो ऑप्शन काम की नहीं है। बी को देखते हैं, ये तो बिल्कुल ही काम की नहीं है। 17 एंड 19 प्राइम नंबर्स है। इसको देखते हैं, ये जाता है 3 के टेबल पे, 6:8 3:4। अरे वाह, बन गया 3:4 वाला टेस्ट। अब कहते हैं 6 be added to each of the terms। अब इंडिविजुअली ऐड करते हैं। 18 में 6 ऐड किया, 24 में 6 ऐड किया, तो कहते हैं नई रेशो 4:5 बनेगी। चेक कर लेते हैं। तो 18 में 6 ऐड किया, तो इट इज 24/30। अब 6 के टेबल पे जा रहे हैं, 6 4 जा 24, 6 5 जा 30, बन गया 4:5, बन गया। चलो जी, आ गया आंसर मेरा सी। डन। चलो अब आते हैं 28 पे। 28 देखो कौन सी ऑप्शन आपको ठीक लग रही है? A/4 B/5, A+4 A-4 B-5 B+5 ना, गलत लगा। कॉम्पोनेंट और डिविडेंडो गलत लग गया। A+4 A-4 B+5 B-5, राइट, दिस इज द राइट ऑप्शन। यहाँ पर कॉम्पोनेंट और डिविडेंडो परफेक्टली लगे हैं। यहाँ पर क्या गलती है? यहाँ पर माइनस ऊपर हो गया, ये गलती है। डन। चलो 29 पर चलते हैं। 29 कहता है इफ A by B इज इक्वल टू 4/1। अब इसकी शक्ल देखो जरा, कितनी खतरनाक सी बना कर दी है हमें। लेकिन बेटा जितनी मर्जी खतरनाक शक्ल हो, अगर माइंड में ट्रिक है ना, तो कोई क्वेश्चन मुश्किल नहीं है। अब देखो ध्यान से, फिर वही बात आ गई, इधर लेटर इधर न्यूमेरिकल वैल्यू। बस एक ही बात याद रखो, सीधा उठा के लेटर की न्यूमेरिकल वैल्यू डाल दो। तो लेटर की न्यूमेरिकल वैल्यू क्या है? A की 4, B की 1,
b की 1, a की 4। चलो जी, तो अंडर रूट ऑफ 4 इज 2 एंड यहाँ पर क्या आ जाएगा, 1 का अंडर रूट 1 रहता है, 4 का 2, तो दिस इज, अब एलसीएम लिया तो यहाँ पर आ गया 4, एलसीएम लेना आता है ना आपको, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, फिर देखो यहाँ पर कौन सा मिसिंग नंबर है, 2, 2 इंटू 2 4, प्लस यहाँ पर 2 ऑलरेडी है 1, इट इज 5/2। ओके, किसी स्टेप में कोई भी दिक्कत है ना तो प्लीज मुझे मैसेज कर देना कि मैम हमें ये कैलकुलेशन नहीं करनी आई या यहाँ पर डाउट आया है, तो आई हेल्प यू आउट। डरना नहीं है, झिझकना नहीं है कि क्या कोई क्या सोचता है या कुछ है, अपनी लाइफ अपना करियर बनाना है, ठीक है। तो वी आर देयर फॉर यू, इसीलिए तो आप कह लो कि गाइडेंस के लिए आए हो, जहां पर दिक्कत है खुलकर बताना, ठीक। अब चलते हैं 30th की तरफ। लास्ट क्वेश्चन है एंड ये लिटिल बिट लेंथी होगा पर बहुत इजीली समझ आएगा। अब देखो क्या कहता है, इफ x अपॉन दिस इज इक्वल टू y अपॉन दिस इज इक्वल टू z अपॉन दिस। अब मोर देन 1 इक्वल टू साइन दिख के साथ ही मैं इसको k लिख दूंगी, पहले तो बात ही खत्म कर दूंगी। अब वो आपसे इस चीज की वैल्यू पूछ रहा है, तो ठीक है कोई बात नहीं, जो मर्जी पूछी जाए, पहले तो मुझे x की वैल्यू निकालनी है, इट विल बी b प्लस सी माइनस a बाई के, y की वैल्यू हो जाएगी c प्लस a माइनस b इंटू के, z की हो जाएगी a प्लस b माइनस c इंटू के, ठीक है। अब जो पूछ रहा है उसमें वैल्यू डालते हैं, उसने मुझसे पूछा है b माइनस सी इंटू एक्स की वैल्यू। अब यहाँ पर मैं रिप्लेस कर देती हूँ k के साथ, फिर ऐड c माइनस a, c प्लस a माइनस b इंटू के, प्लस a माइनस b, a प्लस b माइनस c इंटू के, इसकी वैल्यू पूछी है। चलो अब इसको ऑप्शन नहीं हमारे पास, सिर्फ ब्रैकेट से ओपन करनी पड़ेगी। देखो ये k कॉमन है, तो पहले ये 3 नंबर हो गए मेरे पास मल्टीप्लाई करने वाले, 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर। तो पहले मैं चाहे 2 को सॉल्व करूँ क्योंकि k तो हर एक के साथ ही लगना है ना, तो थोड़ा सा शॉर्टकट मार लेते, पहले इन दोनों को सॉल्व करते हैं। अब ध्यान से देखते जाना, बी स्क्वायर प्लस बी सी माइनस ए बी, पहले b को उठाया सबके साथ मल्टीप्लाई कर दिया, फिर c की टर्न आई, माइनस सी बी माइनस सी स्क्वायर प्लस ए सी। आपको याद है ना, माइनस माइनस जब मल्टीप्लाई होते हैं तो वो पॉजिटिव बन जाते हैं, तो सबके साथ क्या है k, प्लस सी स्क्वायर प्लस ए सी माइनस बी सी माइनस ए सी माइनस ए स्क्वायर प्लस ए बी, इन सबके साथ भी क्या है k, प्लस ए स्क्वायर प्लस ए बी माइनस ए सी माइनस ए बी माइनस बी स्क्वायर प्लस बी सी इंटू के। अब मैं k को फिर ओपन करके एक एक के साथ लिखूं, टाइम वेस्ट करने का कोई फायदा नहीं है, सीधा कटिंग पे आते हैं। वैसे तो देखो ये स्टेप गलत, अगर मैं बोलूँ कि अंदर ही ब्रैकेट में काट दो, फर्स्टली इट शुड गेट ओपन अप देन कटिंग होनी चाहिए, लेकिन मैं वही बोल रही हूँ हमारी स्टेप मार्किंग तो है नहीं है, आप थोड़ा सा स्मार्टली चलो, टाइम सेव हो जाएगा। तो यहाँ पर k सबने मल्टीप्लाई होना है तो छोड़ दो, सीधा कटिंग करते हैं। तो यहाँ पर मैं सोचूं तो बी स्क्वायर के बनता है, आपको कहीं और बी स्क्वायर के नजर आ रहा है, ये रहा बी स्क्वायर के बनेगा, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव कट जाएंगे, कट जाएंगे। चलो जी, अब ब्रैकेट के अंदर ही देखते हैं कुछ कटिंग हो रही है, ये देखो बी सी सी बी, मतलब बी सी बन गया ना, प्लस माइनस, ये तो ब्रैकेट के अंदर ही कटिंग है। एंड देखो ये यूनिफॉर्मिटी में चल रहा है, एक सर्कल सा चला हुआ है, तो आपको हर एक ब्रैकेट में ये चीज मिलेगी। ये देखो इधर ए सी की मिल गई मुझे, इधर देखो ए बी की मिल गई, कितना काम तो हमारा यहीं पे खत्म हो गया। अब बाकी देखते हैं, अब सी स्क्वायर दिख रहा है, दिख रहा है, दिख रहा है, ये रहा माइनस सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये भी कट गए, ए भी कट ही जाएगा किसी के साथ, ये रहा ए स्क्वायर, अब ए बी बचा है, ये माइनस ए बी, ये प्लस ए बी, वाह वाह, ये भी कट गए, ये प्लस ए सी, ये माइनस ए सी कट गए, ये माइनस बी सी, ये प्लस बी सी, ये भी कट गए, मतलब नथिंग इज लेफ्ट, सब कुछ कट गया, तो आंसर इज 0। ओके जी, एंड विद दिस योर टॉपिक ऑफ प्रोपोर्शंस इज ऑल्सो ओवर, एंड हमने इसके साथ आपके फर्स्ट चैप्टर का सेकेंड पार्ट खत्म कर दिया।
तो आई होप आप लोगों को सब कुछ समझ आ गया होगा। इन केस नहीं भी कुछ आया तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, जस्ट मैसेज कर देना। एंड हाँ, वीडियो देखने के बाद भी एक बार आप थम्स अप या कोई भी ऐसा साइन जरूर भेज देना जिससे हमें पता चल जाए कि आपने अपना लेक्चर व्यू कर लिया है। ठीक है, तो टेक केयर, बाय बाय, होमवर्क कर लेना। ओके।